तो चैप्टर नंबर 3 का हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन। अभी हमने कुछ प्रश्न पढ़े जो किससे संबंधित थे, धातु की सक्रियता श्रेणी से। अभी इसमें एक दो प्रश्न और भी पूछता है। जैसे ऐसा प्रश्न पूछे कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु, धातु और अधातु के बीच में अंतर लिखो। धातु और अधातु के बीच में क्या करो, अंतर लिखो। अच्छा, इसमें रासायनिक गुणधर्म के आधार पर कहा है, कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु के बीच में क्या लिखो, अंतर। भौतिक गुणधर्म के आधार पर जब बोलता तो हम बहुत सारे अंतर लिख सकते थे कि है ना, धातु क्या होती है, चमकीली होती है, अधातु चमकीली नहीं होती, धातु के टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, अधातु के टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, धातु का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, अधातु का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है, धातु ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है, अधातु ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती है। तो ये धातु का और अधातु का भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर था। इसके आधार पर अंतर था, भौतिक गुणधर्म के आधार पर। लेकिन हमको यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म के आधार पर क्या लिखना है, अंतर। तो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर जब अंतर लिखना है तो आपको पहला पॉइंट लिखने का कि धातु जो होती है, धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का दान करती है, और इलेक्ट्रॉन का दान करके क्या बनाती है, धन आयन। क्या बनाती है, धन आयन। फिर आपको ये समीकरण लिखना रहता है। तो धातु इलेक्ट्रॉन का दान करके क्या बनाती है, धन आयन। अब क्या होता है कि जो अधातु है, अधातु क्या करती है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है, ऋण आयन, ऋण आयन बनाती है। तो पहला अंतर, धातु इलेक्ट्रॉन क्या करती है कि इलेक्ट्रॉन दान करके धन आयन बनाती है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है, ऋण आयन। क्या बनाती है, ऋण आयन। अब क्या होता है कि धातु क्या करती है कि धातु क्या करती है कि एसिड के साथ क्या करती है, अभिक्रिया। धातु एसिड के साथ क्या करती है, अभिक्रिया, और अभिक्रिया करके क्या बनाती है, लवण। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि धातु एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कौन सी गैस उत्पन्न करती है? लेकिन जो अधातु है, अधातु क्या करती है कि अधातु यानी नॉन मेटल, नॉन मेटल जो होती है वो एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करती और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। तो आपको बोले धातु और अधातु के बीच में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर क्या लिखो, अंतर। तो आपको ये वाला अंतर लिखना रहता है, लिखने का कि धातु इलेक्ट्रॉन दान करके क्या बनाती है, धन आयन, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है, ऋण आयन। धातु जो होती है वो एसिड यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, और अधातु जो होती है वो क्या करती है कि एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। एक प्रश्न अभी जैसे पूछा गया था, एक पढ़ भी चुके लेकिन फिर से पढ़ते हैं। पूछा ऐसा गया कि कॉपर परिष्करण की विद्युत अपघटनी पद्धति, यानी कॉपर के परिष्करण यानी विशुद्धिकरण की विद्युत अपघटनी पद्धति क्या करो, समझाओ। विद्युत अपघटनी पद्धति क्या करो, समझाओ। तो आपको लिखने का कि एक पात्र में हम क्या करते हैं कि एक पात्र के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन, एक पात्र के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन, एक पात्र के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में, किसके रूप में, विद्युत अपघटनी विलयन यानी विद्युत विभाजित विलयन के रूप में दिया जाता है। और क्या करते हैं कि एक कॉपर की कैसी छड़ लेते हैं, अशुद्ध छड़, एक कॉपर की क्या लेते हैं, और एक कॉपर की शुद्ध छड़ को लिया जाता है। एक कॉपर की अशुद्ध छड़ और एक कॉपर की क्या लेते हैं, शुद्ध छड़ को लिया जाता है। कॉपर की अशुद्ध छड़ को बैटरी के किससे जोड़ते हैं, धन से, तो एनोड का काम करती है। किसका काम, और शुद्ध छड़ को बैटरी के ऋण से जोड़ते
कैथोड का काम करती है। फिर इस कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा क्या करते हैं? प्रवाहित। विद्युत धारा का करने पर, प्रवाहित करने पर शुद्ध कॉपर धातु, शुद्ध कॉपर धातु कैथोड पर क्या होती है? जमा होती है। और अशुद्धि पात्र की तवली में एनोड के कहाँ जमा होती है? ठीक नीचे। एनोड के ठीक कहाँ जमा होती है? नीचे, जिसको बोलते हैं एनोड पंख। क्या बोलते हैं इसको? एनोड पंख कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनोड पंख। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि कॉपर के परिष्करण की यानी विशुद्धिकरण की विद्युत अपघटन पद्धति क्या करो समझाओ, तो आपको लिखने का एक पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में लिया जाता है। और एक कॉपर की क्या रखते हैं? अशुद्ध क्षण, और एक कॉपर की शुद्ध क्षण। अशुद्ध क्षण को बैटरी के किससे जोड़ते हैं? धन से। इसका काम करती है एनोड का। और शुद्ध क्षण को बैटरी के ऋण से। इसका काम करती है एनोड का। फिर इस कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा क्या करते हैं? प्रवाहित। तो शुद्ध कॉपर धातु का जमा होती है कैथोड पर, और शुद्धि पात्र की तली में एनोड के ठीक नीचे जमा होती है, इसलिए उसको एनोड पंख कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एनोड पंख कहते हैं। अच्छा, इसी चैप्टर में एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, थर्मिट प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? थर्मिट प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो देखो, थर्मिट प्रक्रिया किसे कहते हैं तो याद रखने का आपको यहाँ पर कि ये क्या है हमारा Fe2O3 और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर Fe कैसा है? कम सक्रिय है या कम क्रियाशील है, और एल्यूमिनियम कैसा है? अधिक सक्रिय है। कैसा है? सक्रिय यानी क्रियाशील। तो यहाँ पर क्या होता है कि कम क्रियाशील, कम क्रियाशील कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु के यौगिक में अधिक क्रियाशील धातु क्या करते हैं? मिलाते हैं। कम क्रियाशील धातु के यौगिक में अधिक क्रियाशील धातु क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो ये अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु का क्या करता है? विस्थापन। क्या करता है? विस्थापन करता है। विस्थापन करता है। क्या करता है? विस्थापन करता है। और इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो विस्थापन अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा कैसी अभिक्रिया है? क्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण जो धातु हमको मिलती है वो धातु हमको पिघलित अवस्था में मिलती है। कौन सी अवस्था में? पिघलित अवस्था में प्राप्त होती है। इसलिए इस प्रक्रिया को थर्मिट प्रक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए केवल 2 लगाना है और यहाँ पर 2 लगा देना है। आपको लिखने का अधिक क्रियाशील, देखो यहाँ पर कम क्रियाशील धातु के यौगिक में अधिक क्रियाशील धातु क्या करने पर? मिलाने पर अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करती है? दूर करती है और उसकी जगह पर स्वयं जुड़ जाती है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो हमको धातु प्राप्त होती है वो पिघलित अवस्था में प्राप्त होती है। तो इसको बोलते हैं थर्मिट प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? थर्मिट प्रक्रिया कहते हैं। अच्छा, थर्मिट प्रक्रिया में क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि ये थर्मिट प्रक्रिया का उपयोग कहाँ पर होता है? तो रेलवे की पटरी की दरारों को जोड़ने के लिए, यंत्रों के पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए थर्मिट प्रक्रिया का उपयोग कहाँ होता है? रेलवे की पटरी की दरारों को क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। और दूसरा काम कहाँ पर होता है? तो यंत्रों के पुर्जों में जो दरारें होती है उसको जोड़ने के लिए किया जाता है। अच्छा, इसी में एक प्रश्न पूछा जाता है मिश्र धातु। क्या पूछा जाता है? मिश्र धातु। तो मैंने बताया आपको कि धातु के गुणधर्म को कैसा बनाना है? बेहतर बनाना है, यानी अच्छा बनाना है। तो अच्छा बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं? मिश्र धातु। क्या बनाते हैं? मिश्र धातु बनाया जाता है। आपको लिखने का धातु के गुणधर्म को अच्छा बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? अच्छा बनाने के लिए क्या बनाते हैं? मिश्र धातु। क्या बनाते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसको मिश्र धातु बनाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे उदाहरण लिया जाए तो लोहा, तो लोहे को अगर हम क्या करें? शुद्ध लोहा है, उसको अगर हम गर्म करें तो उसको क्या कर सकते हैं? खींचा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? खींचा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर क्या मिलाते हैं? लोहे के अंदर कार्बन। क्या मिलाते हैं? कार्बन। कार्बन मिलाते हैं तो क्या
स्टील। क्या बन जाता है? स्टील। और स्टील बन जाता है तो वो कैसा हो जाता है? कठोर और मजबूत। कठोर और कैसा हो जाता है? मजबूत हो जाता है। आगे दूसरा क्या करते हैं कि लोहे के अंदर निकल और क्या मिलाते हैं? क्रोमियम। निकल और क्या मिलाते हैं? क्रोमियम। निकल और क्रोमियम मिलाते हैं तो बन जाता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। अब ये जो स्टेनलेस स्टील है उस पर जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता है, उस पर जंग नहीं लगता है। तो याद रखने का आपको मिश्र धातु पर टिप्पणी बोले तो आपको लिखने का कि धातु के गुणधर्म को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या बनाते हैं हम? मिश्र धातु। क्या बनाते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं। अच्छा, मिश्र धातु कैसे बनाते हैं? तो दो या दो से अधिक धातुओं को अथवा धातु और अधातु को मिलाकर गरम करके ठंडा करने पर मिश्र धातु बनती है। दो या दो से अधिक धातुओं को अथवा तो धातु और अधातु को मिलाकर गरम करके ठंडा करने पर क्या बनती है? मिश्र धातु। फिर आपको लिखने का कि जो शुद्ध लोहा होता है, शुद्ध लोहा, उसको गरम किया जाए तो खींचा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो हम क्या करते हैं? शुद्ध लोहे के अंदर क्या मिलाते हैं? कार्बन। क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाकर क्या बनाते हैं? स्टील, जो कठोर और कैसा होता है? मजबूत। और क्या करते हैं कि लोहे के अंदर क्या करते हैं? निकल क्रोमियम मिलाकर क्या बनाते हैं? स्टेनलेस स्टील, जिस पर जंग नहीं लगता है। अच्छा, दूसरा आता है पीतल। क्या आता है? पीतल। तो पीतल क्या है? कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। कॉपर और जिसको सरलता से पीटकर आकार दिया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आकार दिया जा सकता है। दूसरा आता है कांसा। क्या आता है? कांसा कॉपर और टीन की मिश्र धातु है। कॉपर और टीन की क्या है? मिश्र धातु है। तो ये इस पर क्या होता है? कभी जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता है। तो इस पर जंग नहीं लगता है। दूसरा क्या होता है कि मैंने बताया था कि इसी एक मिश्र धातु में क्या हो? पारा। क्या हो? पारा यानी Hg घटक हो। क्या हो? Hg। तो उसको बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं इसको? अमलगम। क्या बोलते हैं इसको? अमलगम। अच्छा, लेड और टीन की जो मिश्र धातु है उसको बोलते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं इसको? सोल्डर। इसका उपयोग क्या करते हैं? विद्युत परिपथ में वायरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? वायरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो मिश्र धातु पर टिप्पणी बोले तो हमको ऐसा लिखना रहता है। क्या लिखने का? यहाँ पर धातु के गुणधर्म को अच्छा बनाने के लिए क्या बनाते हैं? मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं को अथवा धातु और अधातु को मिलाकर क्या करने पर? गरम करके ठंडा करने पर मिश्र धातु बनती है। शुद्ध लोहा क्या होता है कि नरम होता है, गरम करके उसको खींचा जा सकता है, इसमें उसमें क्या मिलाते हैं? कार्बन। कार्बन मिलाकर क्या बनाते हैं? स्टील नामक मिश्र धातु बनाते हैं, जो कठोर और क्या होती है? मजबूत। दूसरा कि हम लोहे के अंदर निकल और क्या मिलाते हैं? क्रोमियम, और मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, जिस पर जंग नहीं लगती है। और अब पीतल क्या है कि कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, इसको सरलता से पीट कर आकार दिया जा सकता है। कॉपर और क्या बताया मैंने? कॉपर और टीन की मिश्र धातु कौन है? कांसा। उस पर जंग नहीं लगता है। आज जिस मिश्र धातु में एक घटक के रूप में मर्क्यूरी यानी पारा होता है उसको बोलते हैं अमलगम। और क्या था? लेड और टीन। लेड और टीन की मिश्र धातु कौन है? सोल्डर। सोल्डर जो होती है उसका उपयोग विद्युत परिपथ में वायरों को जोड़ने के लिए किया जाता है।